मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ भारतीय एकता और महामना मदन मोहन मालवीय जी इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विश्वनाथ पांडे जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। ये विषय इसलिए चुना गया है कि लोगों को यह मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मदन मोहन मालवीय जी हमारे भारतीय राष्ट्रीय मनीषा जी और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे एकमात्र नेता हैं जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मौजूदगी रही है। इनका जन्म 1861 में हुआ और 25 दिसंबर 1861 जी और इनका निधन 12 नवंबर 1946 में हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो वो संपूर्ण कालखंड है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, जबकि इनकी मौजूदगी थी। तो इनकी कैसे प्रभावशाली मौजूदगी थी हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे जी। जिससे ये बात साबित होती है कि भारतीय एकता के लिए जितना संघर्ष और योगदान और उसके पुनर्निर्माण की दृष्टि से भी मदन मोहन मालवीय ने किया, उसका और कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। गुरुदेव, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महामना मदन मोहन मालवीय जी को आप भारतीय एकता के संदर्भ में किस रूप में देखते हैं? राजनीतिक नेता, शिक्षाविद या सांस्कृतिक सेतु? बहुत सुंदर बात आपने पूछी है जी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि वो हमारे भारतीय मनीषा के अग्रणी पंक्तियों के नेता हैं, पुनर्जागरण काल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास तक। जी। मदन मोहन मालवीय न केवल एक राजनेता थे, बल्कि उनका योगदान चतुर्दिक क्षेत्रों में है और ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। वर्तमान पीढ़ी तो उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में ही अधिकांश जानती है, लेकिन उन्होंने समाज परिवर्तन के काम के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, हिंदुओं की उन्नति के लिए और हिंदुओं के साथ सारे जनमानस की उन्नति के लिए और आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए प्रभुत्व क्षेत्रों में सब काम किया। वो एक विदग्ध पत्रकार थे, उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकाले। वो वकील थे जी। वो राजनेता थे, वो सांसद थे, वो प्रखर सांसद और विधिवेत्ता थे, हाई कोर्ट के वकील थे जी। तो और आप जानते ही हो कि वो कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2 बार तो वो चुन करके बनाए गए, 2 बार उनको स्थानापन्न तरीके से बनना पड़ा जी। और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल गए। तो ये जो सभी दिशाएं हैं उसमें उनका योगदान फैला हुआ है, जिसके लिए उनको जाना जाता है और जानना चाहिए लोग। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मालवीय जी के जीवन का कौन सा पक्ष आज की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? देखिए, इस बात पे उनका बहुत जोर था। जब उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया तो 4 उद्देश्य निर्धारित किए थे जी। इसमें 3 उद्देश्य तो शैक्षणिक थे और इसको एक प्राच्य और आधुनिक विद्या के केंद्र के रूप में उन्होंने उसको देखा और वो विकसित किया और बनाया। और लेकिन जो चौथा उद्देश्य उनका था, जिसके लिए उनको बहुत सारी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी, वो धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता थी जी। धार्मिक शिक्षा से मतलब कोई धार्मिकता की बात नहीं थी उसमें। धार्मिक शिक्षा मतलब जो हमारे जीवन के और समाज के और दर्शन के जो शाश्वत मूल्य हैं, उनका निर्धारण। उन मूल्यों के बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी विस्तार से, लेकिन उन मूल्यों का निर्धारण और उसका प्रचार, उसके बारे में लोगों को शिक्षित करना और अनुप्राणित करना। देखिए, आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी जरूरत है कि मूल्यों के प्रसार पे मूल्यों को लोगों को अभिसिंचित करने के लिए न तो परिवार के
स्तर पे उतने प्रयत्न हो रहे हैं, न शिक्षा संस्थानों में हो रहे हैं और न समाज में हो रहे हैं। तो एक बड़े भारी संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस पे उनका बहुत जोर था जी कि मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था हो और मूल्यों को पीढ़ियों को उससे अनुप्राणित करते जाए। इसकी बहुत जरूरत है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मालवीय जी के अनुसार भारतीय एकता का आधार क्या था? धर्म, संस्कृति, शिक्षा या राष्ट्रवाद? सभी चारों, जी, इन चारों की जरूरत है। हम्म, और राष्ट्र के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति अपना अनुराग, हाँ, और शिक्षा के जरिए अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। इन चारों से मिलकर के ही एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। तो ये तो उनकी दृष्टि थी और उनका सारा जीवन इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने में लगा रहा। गुरुदेव, अगर यह कहा जाए कि मालवीय जी का राष्ट्रवाद समावेशी था, तो कैसे? ये जो मैंने बताया, तो समावेश तो यही है ना, यही ना समावेश है। तो समावेशी में मतलब वो कोई बांट के नहीं चलते थे, वो दृढ़ सनातनी थे। जी जी। लेकिन वो सबकी उन्नति चाहते थे। सभी धर्मों के प्रति उनका ये था कि भाई सब लोग अपने अपने धर्मों के प्रति अनुराग रखना चाहिए। बार बार उन्होंने इस बात को कहा, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कुछ भी हो। लेकिन उनका ये था कि आप अपने धर्म में निष्ठा रखो, उसकी शिक्षा का पालन करो, उसके बताए मार्ग पे चलो और समाज के प्रति ईमानदार रहो और अपने प्रति भी ईमानदार रहो। उनका सारा जीवन ही इसी से प्रेरित था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो बार बार इन बातों पर जोर दिया करते थे। दूसरी बात ये थी कि वो स्त्री शिक्षा के लिए भी बहुत अनुरागी थे और उसके लिए उन्होंने प्रभुत प्रयत्न किए हैं, हिंदू विश्वविद्यालय में भी और अपने सामाजिक सक्रियता के भी दौरान। तो वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए 1929 में तत्कालीन समाज में चूंकि बहुत सी रूढ़ियां व्याप्त थी, लोग दूर शिक्षा के लिए अपनी बच्चियों को भेजते नहीं थे। उन्होंने महिला महाविद्यालय की अलग से स्थापना की। उनको निवास करने के लिए उसी महिला महाविद्यालय परिसर में छात्रावास बनाए, जिससे कि लोग सुरक्षित अपने को महसूस कर सकें और अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें। तो बड़ी संख्या में स्त्रियों की शिक्षा पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बल दिया गया था और इसके वो प्रबल समर्थक थे। गुरुदेव, बीएचयू में विभिन्न प्रांतों, जातियों और विचारधाराओं के छात्रों को एक साथ लाने की मालवीय जी की कल्पना क्या थी? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये लेकिन मैं नहीं समझता कि मालवीय जी को एक तो केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण उनके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प था, जिसको उन्होंने अपने जीवन में फलीभूत किया और बनाया। लेकिन केवल यहीं तक उनको सीमित नहीं रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया ना कि उन्होंने अनेक क्षेत्रों में काम किए। समाज सुधार का क्षेत्र, उसमें एक बहुत बड़ा काम उनका था, क्योंकि उस समय बहुत सारी परेशानियां और विसंगतियां व्याप्त थी। हम गुलामी का जीवन जी रहे थे। आपके दर्शकों को ये जानना अच्छा लगेगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया, उसमें मालवीय जी ने भाग लिया। वो अपने गुरु आदित्य भट्टाचार्य जी के साथ वहां गए थे और तब उनकी उम्र बहुत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण से वहां तमाम दादा भाई नौरोजी से लेकर के और जितने वरिष्ठ संस्थापक सदस्य थे कांग्रेस के, वो सब बहुत प्रभावित हुए और वहां से जो उनका कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ, वो उनका जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम दिनों तक चलता रहा, है ना। तो सभी नेता उनसे प्रभावित रहते थे और आप जानते हैं कि कांग्रेस के साथ जो उनका लगभग जुड़ाव रहा, उस पर बहुत सी ऐतिहासिक बातें और विश्लेषण हैं, बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन उनका जुड़ाव रहा और वो पूरे समर्पित भाव से उसके लिए काम करते रहे। उसके साथ ही
उनका जीवन तो यद्यपि अध्यापन से शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही प्रतापगढ़ के उस समय काला काकर के जो राजा थे राम प्रताप सिंह, वो उनका भाषण सुने और सुनने के बाद वो उस समय एक हिंदुस्तान अखबार निकालते थे वो, और उसका उन्होंने संपादक बनने के लिए उनसे आग्रह किया और वहां से उनका पत्रकारिता का जीवन शुरू होता है। तो वो 2 वर्ष तक लगभग 1878 से लेकर के मेरे ख्याल से मुझे ठीक से समय नहीं ध्यान है, 2 वर्ष तक वो उसका संपादन उन्होंने किया और उसके बाद उनका, चूंकि वो वकील बनना चाहते थे जी, तो वो कानून की पढ़ाई करने के लिए चले गए। और उसका भी राजा साहब ने, काला काकर के जो राजा साहब थे, उन्होंने सारा खर्चा वहन करने का वो आश्वासन दिया और आग्रह भी किया कि इसको आप स्वीकार करें। तो जो तनख्वाह वो उनको देते थे संपादक के बतौर, वो उन्होंने जारी रखा जिससे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और अपनी विधि की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने वकालत शुरू की, पहले तो वहाँ के स्थानीय न्यायालय में और फिर हाई कोर्ट में, तो बहुत नाम हुआ मालवीय जी का और वो शीर्षस्थ वकीलों में गिने जाने लगे थे इलाहाबाद के जी। और उसी समय उन्होंने देवनागरी को न्यायालय की भाषा बनवाने के लिए कानून बनवाया। मैकडॉनल्ड उस समय गवर्नर थे, उनके सहयोग से उन्होंने इलाहाबाद में हिंदू छात्रों की सुविधा के लिए हिंदू छात्रावास भी बनवाया। बहुत विशाल छात्रावास बना और उसकी देखभाल करने का जिम्मा लिया। तो ये सब काम भी वो करते रहे और फिर उस दौरान बहुत से पत्र पत्रिकाएं निकाली। उनकी अंतिम योगदान तो उनका हिंदुस्तान अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार खरीद लिया था उन्होंने। वो अकाली लोग निकालते थे और उनसे वो मन नहीं पड़ रहा था, तो मोतीलाल नेहरू भी खरीदना चाहते थे, लेकिन अकालियों ने मालवीय जी को ही बेचने का निश्चय किया। मालवीय जी का परिवार के पास अभी भी उसका बहुत सारा शेयर है। ऐसा हमको गिरधर मालवीय जी ने व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि हम लोग के पास भी शेयर है और आज भी वो और जीवन पर्यंत उसके मालिक बने रहे। यद्यपि उन्होंने बिरला जी को, चूंकि उनके पास तो समय नहीं था, क्योंकि वो अखबार निकालना तो एक व्यावसायिक गतिविधि थी, तो उन्होंने बिरला जी को दे दिया था संचालन करने के लिए। और इस तरह से वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका अंतिम अवदान हिंदुस्तान टाइम्स को पल्लवित करना था। तो इस तरह से वो बहुत, और फिर तो वो राजनीति में सक्रिय रहे ही। और 1904 से जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का उपक्रम चला, तो फिर तो वो पूरे जीवन भर उससे जुड़े रहे और उसके लिए काम करते रहे। लेकिन संसद में और राजनीति में उनकी सशक्त उपस्थिति पूरे समय बनी रही। हाँ, अब आप देखिए कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनी वकालत छोड़ दी और पूरे अपने को पूरी तरह से विश्वविद्यालय के लिए समर्पित किया और राजनीति में भी अपना काम करते रहे। वो 1903 में वो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन पहले बने थे इलाहाबाद के। फिर बाद में वहां से वो प्रतिनिधित्व दिया जाता था, वो विधानसभा के सदस्य हुए 1903 में। और विधानसभा के सदस्य होने के नाते 1909 में तत्कालीन केंद्रीय विधायिका के सदस्य चुने गए, जहां उस समय उनके 3 भाषण 1909 में दिए हुए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं अपने उपयुक्तता की दृष्टि से। उसमें एक तो उनका प्रेस की स्वतंत्रता पे दिया हुआ भाषण है। जो बातें उन्होंने उस प्रेस बिल के लिए कही हैं, वो बातें आज भी उसी तरह से प्रासंगिक है ना। और उन्होंने सेंसरशिप का घनघोर विरोध किया था उस समय। और फिर प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर गोखले साहब का प्रस्ताव था, इसका उन्होंने समर्थन किया, है ना। तो ये सब भाषण उनके बड़े मशहूर हैं और उनका बहुत सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ा। और फिर वो 1930 तक
विभिन्न कालखंडों में जो केंद्रीय विधायिका बनी, जिसमें हम चुनाव भी हुए, वो सदस्य बनते रहे और उनका बहुत ही प्रासंगिक रोल संसद में उनका था। इसके अलावा आप देखिए कि 1916 में जब सरकार ने प्रथम औद्योगिक कमीशन बनाया कि कैसे इंडस्ट्रीज का विकास हो भारत के अंदर, तो उसमें एक अंग्रेज चेयरमैन बनाए गए थे। उसमें भारतीय संसद की तरफ से इनको मेंबर बनाया गया, जिसपे 100 से अधिक पृष्ठों का असहमति का नोट मालवीय जी का बहुत ही मशहूर है, जिसको बारे में सबको जानकारी रखनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। और उस असहमति के नोट में जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, उसमें से बहुत सी बातें आज भी उनकी जरूरत है और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से वो विश्वविद्यालय के कामकाज के साथ, देखिए विश्वविद्यालय के लिए वो 1919 में वाइस चांसलर बन गए। 20 वर्ष तक उनको वाइस चांसलर का भी पद ग्रहण करना पड़ा विश्वविद्यालय का, क्योंकि वो ऐसा लोगों को लगा, शुरू के 2 वाइस चांसलरों के बाद तीसरे वाइस चांसलर वो बने थे, तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर स्वयं मालवीय जिसका नेतृत्व नहीं संभालेंगे तो इस संस्था का आगे बढ़ना मुश्किल होगा जी। तो इसलिए उनको स्वयं लेना पड़ा। और फिर जब वो काफी वृद्ध होने लगे, उनसे उतना काम होना संभव नहीं रह गया, तो राधाकृष्णन जी को राजी किया गया और उन्होंने फिर कुलपति का पद ग्रहण किया। तो और राजनीति में तो पूरी तरह से उनकी सक्रियता रहती ही थी, अनेक स्तरों पे, और सामाजिक कार्यों में भी वो लगे रहते थे, पत्रकारिता के कार्यों में भी लगे रहते थे। हिंदू में एक समाचार मैंने देखा था कि 1918 में जब कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे और दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में इतनी बड़ी तादाद में किसानों ने और आमजनों ने हिस्सा लिया। इसके पहले कांग्रेस के सभाओं में कभी भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। वो एक पहला अवसर था जबकि इतनी बड़ी संख्या में जनमानस ने भागीदारी की कांग्रेस के मूवमेंट में, क्योंकि उसके पहले जो कांग्रेस का आंदोलन था उसका स्वरूप दूसरा था। गांधी जी के बाद आने के बाद धीरे धीरे वो स्वरूप बदलने लगा और आम लोगों की सहभागिता बढ़ने लगी। कांग्रेस ने बहुत ही सक्रिय आंदोलन चलाया स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पे और सफलता प्राप्त की। तो उसमें मदन मोहन मालवीय जी का बहुत ही प्रभुत योगदान रहा है और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज की उच्च शिक्षा व्यवस्था मालवीय जी के उस उद्देश्य को आगे बढ़ा रही है? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने भारतीय पुनर्निर्माण के लिए की थी। इस बात को समझना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ जिस तरह के सब विभाग खोले गए, आधुनिक विज्ञान के, तकनीक के और प्राच्य विद्याओं के भी, उन सब के पीछे दृष्टि यही थी कि जब हम देश की आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं और जब प्राप्त करेंगे तो हमको भारतीय पुनर्निर्माण के लिए भारी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी जी, और उनको तैयार करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो उस दृष्टि से हिंदू विश्वविद्यालय का संचालन होता था। पूरे देश भर से विद्यार्थी यहाँ लाए जाते थे और एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के आंदोलन की तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रयास चला और बाद में भी देश विदेश भर से जहाँ से बड़े लोग और अध्यापक और छात्र इकट्ठे किए जाते थे और उनको यहाँ लाया जाता था। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने 100 साल के इतिहास में भारतीय पुनर्निर्माण में, इंडियन रिकंस्ट्रक्शन में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जितना योगदान किया है उतनी किसी संस्था ने नहीं किया है। अब जरूरत ये है कि
100 साल बीत जाने के बाद अब 111वां साल स्थापना का चल रहा है। हिंदू विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों का फिर से पुनर्निर्धारण करना चाहिए। 2006 में जब पंजाब सिंह जी वाइस चांसलर थे तो हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया था। उसके पहले जब प्रोफेसर वाईसी सिंहाद्री कुलपति थे बीएचयू के, तो उस समय एक एजेंडा फॉर मिलेनियम, जब ये नई सहस्त्राब्दी, हमारी ये नई शताब्दी शुरू हुई, तो एक एजेंडा भी बना करके विश्वविद्यालय के सामने प्रस्तुत किया गया। ये सब प्रयास इस दिशा में थे कि अब 100 साल बीत गए हैं, मालवीय जी जो चाहते थे वो उद्देश्यों की पूर्ति इस विश्वविद्यालय ने बड़ी तत्परता से और बड़े कुशलता पूर्वक पूरा किया है। लेकिन अब उस दृष्टि को के आगे और विकास के लिए हमें काम करना चाहिए। अब वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो वर्तमान विश्वविद्यालय के सदस्य लोग सोचें, लेकिन इसके लिए प्रयास की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। गुरुदेव, एक और मालवीय जी कांग्रेस में सक्रिय थे, तो दूसरी ओर वे सामाजिक समरसता के पक्षधर भी थे। बिल्कुल। इन दोनों भूमिकाओं में संतुलन कैसे बने? वो तो संतुलन बना के चलते ही थे, क्योंकि उनका सारा प्रयास ही, जैसा मैंने बताया कि वो अटूट सनातनी थे, और सनातन धर्म के मूल्यों में उनका विश्वास था और उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। लेकिन साथ ही वो चाहते थे कि सभी धर्मों के प्रति लोगों की अपनी अपनी आस्था हो और सब समाज में ऐसे प्रयास करें कि जिससे संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हो और हमारा देश आगे बढ़े। इसके लिए हमेशा काम करते रहे और इसमें वो पूरी तरह सफल रहे। इसीलिए सभी वर्गों के लोगों का उनमें विश्वास था, ना? वो चाहे लाहौर हो, कराची हो, और सभी जगह जाते थे, सब जगह के लोगों से मिलते थे, सभी लोग उनके पास आते थे और उनकी बात सभी लोग मानते थे। इसलिए वो सबको लेके चलने के प्रति उनका आग्रह था। इसलिए देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कभी किसी के लिए, मैं इस बात को कहता हूं कि हिंदू विश्वविद्यालय में कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं देखा गया। इसके मतलब 100 साल के इतिहास की तो बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी सांप्रदायिक घटना का उदाहरण नहीं है, एक भी। हाँ, जबकि सांप्रदायिकता के बहुत से दौर देश में आए, बनारस में भी आए जी। लेकिन बीएचयू में मेरे घर के बगल में एक मुसलमान रहते थे, जहाँ मैं विश्वविद्यालय में पहले रहता था। वो कहते थे कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह तो अब कहीं है नहीं। और देखिए, यहाँ मेरे पास एक क्वेरी आई थी पाकिस्तान से, कोई सज्जन ने लिखा था कि 1919 में उनके पितामह या कोई थे जिन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो उनकी डिग्री हमसे मांग रहे थे। खोज करके मैंने वो डिग्री उनको भिजवाई थी। हाँ, और यहाँ किस जमाने से यहाँ अरबी, उर्दू और फारसी का व्यवस्थित अध्ययन हुआ करता था। यहाँ तक कि यहाँ का जो कुलगीत है, वो कुलगीत भी उर्दू में ही लिखा गया था ओरिजिनल। अच्छा। हाँ, बाद में ट्रांसलेशन हुआ है। जो भटनागर साहब जिन्होंने लिखा था उसको 1923 में, वो उर्दू में था। वो उर्दू संस्करण में उसकी कमेटी थी पाठ सुधार के लिए, उसका मैं भी सदस्य था। तो वो उर्दू संस्करण मैंने देखा है। तो इसलिए समरसता के प्रति तो उनकी अटूट निष्ठा थी। वो अपने धर्म के प्रति, अपने धार्मिक मूल्यों के प्रति बहुत ही निष्ठ थे, लेकिन उसके साथ वो चाहते थे कि और लोग अपने अपने धर्मों के प्रति और अपने धार्मिक निर्देशों के प्रति लोग निष्ठा रखें और सब मिल के आगे बढ़ें। इसलिए कभी वो भेदभाव के दृष्टि से कभी किसी चीज को नहीं देखते थे। और हमेशा इसीलिए गांधी जी ने उनको अपना बड़ा भाई माना। कहते थे बार बार हमारे बड़े भाई, क्योंकि गांधी जी उनसे छोटे थे ना, 7-8 साल छोटे थे। और जवाहरलाल नेहरू तो कहते ही थे कि वो तो उनसे आगे तो कोई है नहीं। मैं भी आपको उनका एक वक्तव्य सुनाऊंगा।
हाँ, देखिए पहला तो एक बात आप जान लीजिए कि वो बार बार मनु को उद्धृत करके कहते थे। मनुस्मृति को लेकर बहुत सारा वितंडावाद चलता है जो कि बहुत सब सही नहीं है। उन्होंने कहा कि धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचा इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए उन्होंने। इसमें आप देखिए कहीं कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा कि धैर्य, क्षमा, बुरी वृत्तियों का दमन करना, चोरी करना, शौच, आत्मनिग्रह, विवेक, विद्या, सत्य, क्रोध करना, ये धर्म, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि ये जो 10 लक्षण बताए गए हैं ये सभी धर्मों में आपको मिलेंगे। आप देखिए, आप चाहे क्रिश्चियनिटी देखिए, इस्लाम देखिए, जो राष्ट्रीयन देखिए, कोई भी धर्म में देखिए, आपको ये बातें वहां लिखी मिलेंगी। हर धर्म ये बातें कहता है। फिर भेदभाव की बात क्यों है? क्यों इतना झगड़ा है? क्यों इतना संकट है? ये सब निहित स्वार्थी लोग ये सब करते हैं अपने अपने छोटे उद्देश्यों के लिए। सभी धर्मों में ये बात आपको मिलेगी। ये शाश्वत मूल्य है जिनको मालवीय जी ने कहा कि हम सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और जीवन में पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करना चाहिए, है ना। इसी तरह उन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी उपदेश बताया कि सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति तथा आत्मत्याग द्वारा अपने समाज में सदा सम्मान के योग्य बनना चाहिए। जी, हर जगह 1929 में उन्होंने 2 दीक्षांत भाषण दिए हैं और दूसरा भाषण 1929 में था, जो जिसको पढ़ना चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए। वो हमारे ख्याल से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उसको अनिवार्य बनाना चाहिए या उसको छपवा के बंटवाना चाहिए, जिसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा पे बहुत बल दिया और विद्यार्थियों के लिए एक लंबा प्रवचन दिया है जी, कि वो विद्यार्थियों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, किन मूल्यों को आत्मसात करने की बात करते हैं। आप पूछ रहे थे ना कि भाई क्या होना चाहिए, तो मूल्य शिक्षा जो है वो सबसे जरूरी है। वो हो नहीं रहा है जी। शिक्षा में अब आजकल स्किल पर जोर दिया जा रहा है ज्यादा, लेकिन अपने जीवन को कैसे सफल बनाया जाए और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को, वो उस पर जोर नहीं दिया। आप देखिए ना, आज भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, या बहुत से क्षेत्रों में विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आतंकवादी बन जा रहे हैं या और दूसरे कुमार्गों पे चलने लगते हैं। ये इन सब चीजों को, इन प्रवृत्तियों को शिक्षा मूल्यों के प्रसार के जरिए ही रोका जा सकता है। इसीलिए उनका चौथा उद्देश्य धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता थी, जो 1952 में जब सरकार ने विश्वविद्यालय का अधिग्रहण कर लिया तो उसको हटा दिया गया। हालांकि वो गीता परीक्षा और ये सब अभी भी हम लोगों के यहाँ चल रहा है, मूल्य शिक्षा के प्रसार के लिए संस्थाएं बनी हैं, लेकिन जितनी प्रबलता के साथ इनके लिए काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है विश्वविद्यालय में। ये मैं बहुत जोर देके कहता हूँ, इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए, है ना। आप देखिए, आप आज की बात हम लोग यही इसी के साथ चाहे तो खत्म कर सकते हैं कि मैंने बताया ना आपको कि जब 75वीं जयंती विश्वविद्यालय की मनाई जा रही थी स्थापना की, तब मैंने जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण खोज के निकाला था। जब मालवीय जी के जीवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, शताब्दी नहीं, 1961 में 100 साल हो गए थे उनके, 62 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो शताब्दी समारोह समिति के वो अध्यक्ष थे और 2-3 बार विश्वविद्यालय आए, देश भर में दौरा किए। उसी समय ये मालवीय भवन का भी पुनर्निर्माण हुआ, तो उसी समय ये मालवीय जी की मूर्ति स्थापित की गई गेट पे। तो उस समय जवाहरलाल जी ने जो बात कही थी वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मालवीय जी का जन्म दिवस हमारे देश के लिए एक शुभ दिन है। हम लोगों के लिए, विशेषकर जो प्रयाग नगर के निवासी हैं,
आज एक पिछला गुजरा हुआ जमाना मेरी आंखों के सामने आता है, खासकर वह जमाना जब थोड़ी बहुत पढ़ाई करके इलाहाबाद वापस आया था। यूं तो बहुत बचपन से, अब तो ठीक याद भी नहीं कि कब से मालवीय जी को दूर से मैं देखता हूं। वैसे ही जैसे बच्चे देखते हैं बड़ों को, वो मुझसे प्रेम करते थे और मैं उनका आदर करता था। फिर एक जमाना गुजरा और इस तरह की बहुत सी बातें वो कही, लेकिन जो जो बात मैं आपको जिस पे बल देना चाहता हूं वो वे बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे मौके से निकाला, जब हम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। वे बहुत बड़े थे, लियाकत में, विचारों में, अपने बलिदान की शक्ति में। अलावा इन सब बातों के, इस बात में भी कि उन्होंने दूरान्वेशी से देखा, उन्होंने बनाया भी, बिगाड़ा ही नहीं। बहुत सारे क्रांतिकारी लोग बिगाड़ने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके सामने अटकलें आते हैं जिनको हटाने, बिगाड़ने और उनका ध्यान इतना हो जाता है कि बनाने की और उनका ध्यान कम होता है। हम इसकी मिसाल देख सकते हैं। लेकिन और देशों में, चाहे एशिया में या अफ्रीका में, हम देख रहे हैं कि बनाना ज्यादा कठिन काम होता है, बिगाड़ना भी कठिन काम होता है, फिर भी आसान होता है। हमारे जो बड़े नेता थे उनका ध्यान हमेशा बनाने की तरफ भी आता था, खाली बिगाड़ने की तरफ नहीं। उनकी कोशिश यह होती थी कि जहां तक हो सके सहूलियत से काम लिया जाए, यानी बहुत तोड़ फोड़ ना हो एक जमाने में दूसरे जमाने में। तो इसकी तो मालवीय जी एक खास मिसाल थे। वे बढ़ते थे, बदलने की कोशिश करते थे, एक महान क्रांतिकारी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके सामने हमेशा बनाने की बात रहती थी। बनाने के सिलसिले में चीजें टूट भी जाती थी और वे हटा दी जाती थी, लेकिन वो इससे घबराते नहीं थे। किसी चीज के टूटने में या झाड़ू देकर साफ कर देने में, लेकिन उनका खास हमेशा ध्यान बनाने की होगा। नेहरू जी ने कहा है कि मालवीय जी बहुत धीरे धीरे चलते थे। इससे देख करके हम लोगों को बहुत उकताहट होती थी कि वो क्यों इतना धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन आज मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मैं पाता हूं कि धीरे धीरे चलते हुए वो कितना आगे तक चले गए जिसके आसपास भी हम नहीं पहुंच सकते। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है और इस तरह सभी बड़े नेताओं ने कहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि पूरे देश का जो उस समय का शीर्षस्थ नेतृत्व था वो कितना उनके प्रति नतमस्तक था और उनके प्रति आदर रखता था। अब आप सोचिए कि जब उनको गिरफ्तार किया गया एक दफा, मुझे ये 1940वें दशक की बात है, उसकी पहचान 1936 में या 1932 तो उनको रेलगाड़ी में ले आया गया नैनी जेल में, नॉन स्टॉप। सरकार इतनी डरी हुई थी कि अगर कहीं गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे रुक गई तो इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ेगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक गाड़ी चलाई गई दिल्ली से, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार गिरफ्तार हुए, एक बार बंबई में भी हुए। तो वो गाड़ी सीधे इलाहाबाद स्टेशन पे भी नहीं रुकी, सीधे जाके नैनी स्टेशन पे रुकी और वहां से उनको नैनी जेल में ले जाए। तो ये उनका प्रभाव था। मालवीय जी निश्चित रूप से हमारे युग के महानतम पुरुषों में एक है और हमें सदा उनका स्मरण रखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मेरे द्वारा एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप उनका मालवीय जी के प्रति अनुराग बढ़े और आप और लोगों को जागृत करें उनके विचारों और जीवन और कर्तृत्व के प्रति। ये मेरी हमेशा आपसे अपेक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद।